नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौधरी। शो का नाम टू द पॉइंट और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो दिनेश शर्मा जी हैं। राज्यसभा सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े पदों पर रहे, कई बड़ी जिम्मेदारी वाले पदों पर रहे। दिनेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए टू द पॉइंट। धन्यवाद आपका, आभार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से आप भारत को देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से न्यू नॉर्मल की प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ या तो आतंकवाद पे बात होगी या फिर कहा जा सकता है कि पीओके पे बात होगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को और खासतौर से चीन को या पाकिस्तान परस्त देशों को ये चेतावनी दे दी है कि भारत अब स्वयं से खड़ा हो गया और उसको छेड़ना ठीक नहीं है। छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। ये जो मन मस्तिष्क में बात आई है, और आतंकवादियों के लिए खास तौर से कि आतंकवादी पहले दूसरों को मारते तो लोग आतंकवादियों से बचते थे। अब आतंकवादी हमारे यहाँ के भारतीय सेना के निशाने से बच रहे हैं। तो ये इतना बड़ा चेंज आया है कि अब पाकिस्तान में कोई आतंकवादी स्वतः से स्वच्छंद होकर घूम नहीं रहा है, वो अपने को सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बदलता हुआ नया भारत है, और बदलते हुए नए भारत का मूल स्वभाव इसलिए बदला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले भारत को सशक्त बनाया, मजबूत किया, आर्थिक रूप से मजबूत किया, आर्थिक रूप में, सामरिक रूप में, और जिसको कहें कि वैदेशिक नीति के रूप में, और हर चीज़ के जो प्राकृतिक संपदाओं का भी जो दोहन का कार्य है, नदी को नदी से मिलाना, जंगलों का संरक्षण करना, वृक्षारोपण के अभियान को बृहद पैमाने पर लाना, यानी छोटी सी चीज को हर चीज से कनेक्ट कर दिया उन्होंने। कि आप पता चला कि उन्होंने जनधन योजना के अंतर्गत सबके खाते खोल दिए। लोगों ने कहा अरे बगैर पैसे का खाता, मतलब क्या है? कल्पना नहीं की जा सकती। खाते से डायरेक्ट 100 रुपए भेजा तो 100 रुपए खाते में पहुंच गया लाभार्थी के। तब लोगों को लगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना चिल्ला कर नहीं, टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्होंने उसको खत्म किया। क्या आपको लगता है आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार तीनों पर करारा प्रहार किया है पिछले कुछ वर्षों में? अगर देखा जाए निश्चित रूप में आप देखो, नक्सल के लिए पर्याप्त अवसर दिया कि आप सरेंडर कर दे, नहीं किया तो उन्होंने अपने जो सुरक्षा बल है उनको उन्होंने स्वच्छंद कर दिया। आज मैं समझता हूँ, आज की तिथि में आपसे बात कर रहा हूँ, 80 से 85% नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, और वो भी 15% जो उन्होंने डेडलाइन गृह मंत्री जी ने दे दी है। तो गृह मंत्री जी के मुंह से शब्द निकलता है, यानी मतलब 100%, तो वो समाप्त होकर रहेगा। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि दूसरी तरफ उन्होंने सारे, आप देखो ऑपरेशन सिंदूर एक घर में घुसकर मारने वाली प्रवृत्ति हुई, और पहली बार पाकिस्तान थराया, और पहली बार दुनिया के कोई अन्य देश उसके पक्ष में खड़ा होकर, जो हथियार लेकर उसके पक्ष में खड़े हो जाए, उसकी हिमाकत नहीं करी। दूसरी चीज कि उसके बाद उन्होंने सीधे कहा, इतना स्पष्टवादी प्रधानमंत्री, कि जो बात होगी सीधे होगी, और सीधे भी होगी, पीओके पर पहले होगी। तो ये अपनी शर्तों पर बात करना। भारत आज तक होता क्या था, पाकिस्तान से गोली चली, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सफेद रंग का कबूतर छोड़ दिया, उधर से गोला चला, इधर से इंदिरा जी ने, इधर से राजीव जी ने, इधर से मनमोहन सिंह जी ने सफेद रंग का कबूतर छोड़ दिया। मोदी जी ने गले लगाया, अपने पहले प्रधानमंत्री काल में नवाज शरीफ को बुलाया था, नहीं माने तो अब उधर से गोली चलती है तो हिंदुस्तान से गोला चलता है, उधर से गोला चलता है तो यहाँ घर में घुसकर मारते हैं। यानी कि टेरर के साथ टॉक नहीं होगी, टेरर के साथ टॉक नहीं होगी, न ट्रेड होगा। पहलगाम की घटना के बाद क्या दिनेश शर्मा जी का खून खौला था, जिससे 140 करोड़ भारतीयों को एक गुस्सा था कि नहीं, पहलगाम के इंतकाम को लेना है? देखिए, खून खोलना तो एक गुस्से का आने का इजहार करना है, प्रदर्शन करना है, लेकिन एक मन में विश्वास जागा, भरोसा। जब घटना घटी ना, तो मन में विश्वास और भरोसा आया था कि मोदी जी हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, अगर वो शेर है तो यहाँ 1.25 शेर जवाब मिलने वाला है। ये हर भारत के बच्चे के मन और मस्तिष्क में ये भावना थी, और शायद उस भावना को मोदी जी ने बड़े बेहतर तरीके से जो सोचा तो उससे ज्यादा पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो विश्वास, वो भरोसा और बढ़ गया है? हाँ, निश्चित रूप में। क्यों इसलिए बढ़ गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हथियार बेचते थे चाइना, जो हथियार बेचता था अमेरिका, वो फुस हो गया। जो हथियार बनाया भारत ने आत्मनिर्भर भारत की योजना के अंतर्गत, तो जो आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत जो हथियार बनाया भारत ने, उसने ऐसा जवाब दिया
कि वो चाइना का, वो अमेरिका का, वो फलाने का दिखाने का जितने के हथियार थे वो 1 मिनट में चुटकी बजाकर ध्वस्त हो गए। जो आप जिस आपने शब्द का प्रयोग किया शक्ति, क्या यही शक्ति वक्फ बोर्ड कानून पे नजर आएगी जब बात भ्रष्टाचार की होगी, जब बात वक्फ की संपत्तियों की होगी? वक्फ बोर्ड कानून एक व्यापक सुधार की एक योजना है जो खास तौर से गरीब, पसमानदा, जो जैसे बोहरा हुए, जो एक तरीके से बहुत से ऐसे फिरके हैं जी, जो अछूते थे, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, सभी को समान रूप से एक सहभागिता मिल सके और उनके धन का, उनकी संपत्ति का सदुपयोग जिसके लिए वक्त बनाए, स्कूल बनाओ, आप जो अनाथालय है उनको बनाओ, आप जो है गरीबों के लिए आवास बनाओ, आप उनकी शिक्षा का उन्नयन करो, देश की राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने के प्रयत्न होने चाहिए थे, नहीं हुआ। जितनी इनकम होनी चाहिए थी जी, उसकी मतलब कहना चाहिए कि 1-2% इनकम आप कर रहे थे, क्यों? बाकी इनकम कहाँ जा रही थी? तो अगर सरकार का अंकुश नहीं होगा तो किसी को निरंकुश होने की भी स्थिति भारत का कानून नहीं देता है। क्या 3 तलाक से लेकर अब तक जितने भी मुस्लिम सुधार को लेकर काम हो, चाहे 3 तलाक की बात करें, वक्फ बोर्ड कानून की बात करें, क्या मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी या फिर दिनेश शर्मा जैसे जो बड़े नेता हैं समझा पाएंगे, अपने पास नजदीक ला पाएंगे? आप मेरे लखनऊ में मेरा चुनाव का रिजल्ट उठाकर देख लो। 27 वार्ड हैं जो 80% से ऊपर मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र हैं। उनमें से मैं महापौर के चुनाव में 25 में से जीत कर आया। और क्यों? मैंने तुष्टिकरण नहीं किया, काम किया ना, भेदभाव नहीं किया। आज सरकार जो अपनी योजनाएं दे रही है, आवास दे रही है, आबादी जितनी मुस्लिम की है, मानो आप 17-18% जो भी मान लीजिए, आज उनको 24 से 25% तक का उनको आवास मिल रहा है, उनकी आबादी से ज्यादा। आज उनको गैस का सिलेंडर जितनी आबादी उससे ज्यादा उनको मिल रहा है। आज उनको जो उनका रेशियो है, आज उनका जो विभिन्न प्रकार किसान सम्मान निधि है, आज जो आयुष्मान कार्ड है, कोई पूछता नहीं, राशन दिया जा रहा है, ये नहीं पूछते तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो। बीजेपी की सरकार भेदभाव नहीं करती, वो चाहती जो नीचे है वो ऊपर उठे, भरोसा है कि और ऊपर उठ के बराबर एक साथ आई। यही एकात्म मानववाद है। आज आप बात करो ना तो एकात्म मानववाद का भी आज शायद 60वां वर्ष पूरा हुआ जी। तो ये एक बड़ी चीज है कि बीजेपी बगैर भेदभाव के, बगैर कोई दुराव, हम दुराव नहीं, हम सद्भाव, हम समभाव के साथ साथ समन्वय का आगाज करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं सांप्रदायिक है। आपको एकदम दिनेश शर्मा जी को भरोसा है कि जिस तरीके से काम हो रहा है मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर, एक समय ऐसा जरूर आएगा, ये पूरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा विश्वास भरोसा करेगा? आएगा नहीं, मतलब तो आ गया है। अच्छा, हम वोट के लिए उनको कभी ना प्रेरित करते ना उनसे किसी को भी कहते हैं, काम करते हैं ना, काम में अगर आपको पसंद आए तो आप आओ, और तेजी से लोग आ रहे हैं। माननीय अटल जी के चुनाव में आप इसी लखनऊ शहर में अच्छी संख्या में मुस्लिम मिला, राजनाथ सिंह जी के चुनाव में भी मिला, और सबसे ज्यादा अगर कहूँ तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे सहयोग मिला, मुझे राय साहब को भी मिला। आपने महापौर शब्द का 2-3 बार जिक्र किया। एक सवाल मेरा जरूर है, दिनेश शर्मा जी राज्यसभा सदस्य बन जाएं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े संगठनात्मक पद पर पहुंच जाएं, या फिर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन जाएं, ये मेयर की जो छवि है आपकी, आज भी आपके पीछे क्यों है? वो चिपकी क्यों है? आज भी लोग एक मेयर के रूप में आपको क्यों देखते हैं? आप सही कह रहे हो। आज आ रहा था, उसके पहले ही आया जी, फिर बोले मेयर साहब आप फलानी जगह पर आज कूड़ा पड़ा है, उठा नहीं है जी। तो लोगों का इसलिए था कि जो मैं 11 साल में महापौर रहा और कोई गली ऐसी नहीं थी, कौन सी हिंदू की है, कौन सी मुस्लिम की है, कौन सी अगड़े की है, कौन सी पिछड़े की, मतलब नहीं, कौन सी अविकसित है, उन क्षेत्रों का एक सतत भ्रमण और उनके बारे में सीधी जानकारी थी। और लोगों से प्रतिदिन जनता दरबार, जनता दर्शन लगता था, मैं दरबार नहीं कहूँगा, और उसमें सबसे भेंट होता रहा। तो इसलिए लोगों को लगता होगा कि मैं जाऊंगा तो शायद मेरी समस्या हल हो जाएगी। क्या आपको लगता है वैसा ही काम करने की जरूरत है आज के मेयर या इससे पहले के जो मेयर रहे? बहुत अच्छा काम, हमसे बाद के मेयर उन्होंने हमसे अच्छा काम किया है, पर लोग याद आप ही को कर रहे हैं। कमी रही होगी उसको उन लोगों ने पूरा किया है, पर लोग याद आप ही को करते हैं। अब हो सकता है कि उनका स्टे एक बार स्थायी रूप में बन गया हो, लेकिन निश्चित रूप में लखनऊ की जनता बहुत अच्छी है। और हमें लगता है आप स्थायी पे काफी भरोसा करते हैं, चाहे वो मेयर के इमेज हो, छवि हो, या यूनिवर्सिटी से जिस तरीके से लगाव हो। आप मुख्यमंत्री रहे तभी आपको यूनिवर्सिटी में जाना था, आज भी आप यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं, ये विश्वविद्यालय से लगाव
की वजह क्या मानते हैं आप? एक कि सबसे ज्यादा समय एक जन्म देती है वो माँ होती है, और एक आगे बढ़ने का जो विकास का द्वार खोलता है ना, वो शैक्षिक जो स्थान है वो माँ से कम उसका दर्जा नहीं होता है। विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा और वहाँ पर मैं अध्यापन का काम भी हमने किया है। जी। तो विश्वविद्यालय से लगाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने पीएचडी की मेरे अंडर में। 6 पुस्तकों का लेखन हुआ, कई जगह पर कई शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ, कई देशों की यात्रा हुई। और विश्वविद्यालय के सभी अच्छे बुरे समय पर मैं सहभागी बना। उसका एक एक ईंट गवाह है कि मैंने कितने उसकी प्रगति के लिए कौन कौन से काम किए। संस्कृत का पूरा एक डिपार्टमेंट ही खोल दिया अभिनव गुप्त संस्थान के बनाकर। पता चला पूरा हॉस्टल चीड़ सीड़ थे, सारे हॉस्टल आज अब रेनोवेट दिखाई पड़ेंगे। ऑटोमेटिक एक रसोई घर आपका बन गया। अगर आप जाकर देखें तो आज पार्क ऐसी बनी है शिवाजी के उसमें कि आप देखें तो अब सौंदर्यवान है। एक CSR फोर्ट से बहुत बड़ी बिल्डिंग पीजी ब्लॉक के पीछे बन गई। अगर आप देखें तो पूरा सीवरेज का सिस्टम हमने अपने समय में चेंज कर दिया। यानी जो जिसका ऋण है ना हमारे ऊपर, उसके ऋण को चुकाया, तो ये कोई बहादुरी नहीं है, ये तो कर्तव्य का निर्वहन का भाव है। कितना बड़ा बदलाव देख पा रहे हैं? शताब्दी वर्ष मना चुका है विश्वविद्यालय, तेजी से बढ़ा है। आपको कितना बड़ा बदलाव मैं उस तरह से गुजरता हूँ, यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के सामने से लिखा होता है A++, यानी जो ग्रेडिंग में, तो लगता है हमारा विश्वविद्यालय जहाँ मैं पढ़ा, जहाँ मैंने पढ़ाया, आज जो सर्वोच्च शैक्षिक संस्था के स्थान पर है। आगे बढ़े, यहाँ के विद्यार्थी आज पूरे देश में, दुनिया में है। मैं भी उसी का छात्र हूँ। आपको बताओ, मैं जहाँ जाता हूँ तो मुझे सम्मान एक राजनीतिक पुरुष के नाते तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेघालय तक में भी, मेरा कार्यक्रम था वहाँ मेघालय में 2 BSF के जवान आ गए, बोले साहब मैं आपका विद्यार्थी रहा। तो ये जो शब्द होता है वो सीना चौड़ा करता है। सीना चौड़ा करता है। दिनेश शर्मा जी अपने आप को राजनीतिक कहलाना चाहते हैं या प्रोफेसर, जिसमें ज्यादा मतलब खुशी होती है? मैं तो मानता हूँ, जब मैं बचपन में था ना, तो मैं सत्ता कंपटीशन में बैठा था। 16 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और सिविल में यही मैं बता रहा हूँ, 16 जो बड़े जो कंपटीशन होते हैं नौकरी के लिए, प्रतियोगिताएं मैंने किया। एक में नहीं हुआ तो बैंक का क्लर्कियल, उसमें नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे चयन करना, तो मुझे पार्ट टाइम लेक्चरर का ऑफर आया। एक घटना घटी विश्वविद्यालय में कि हमारे प्रोफेसर के सक्सेना साहब डीन थे, उनसे कुछ लड़कों ने मिसबिहेव किया, मैं बचाने के लिए भागा। तो उनका बेटा क्या करने आया, उस समय मैं NOC लेने गया था। और NOC इसलिए लेने गया था कि मेरा किसी कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उन्होंने कहा क्यों आए हो, तो मैंने कहा सर मैं आपको देखकर अपने को रोक नहीं पाया, मैं NOC लेने आया। क्यों लेने आए हो? मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मेरा जब रिकॉर्ड देखा, बोले यार तुम तो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन हो, टॉपर हो, लेक्चर बनोगे। अब मेरे मन का लेक्चर गुरु भाव जाग गया। बचपन में मैं जब 3-4 साल का था, तो हाई स्कूल इंटर का 3-4 साल 5 साल की अवस्था बहुत रही होगी। तो हाई स्कूल इंटर की पुस्तकों को पढ़ने का, और सामने के मेरे गुप्ता जी का परिवार था, उनके बच्चों का होमवर्क करने का करता था। तो वो मुझे गुरु जी बोलते थे जी। अम्मा से मैंने पूछा, अम्मा ये गुरु क्या है? उनका ये सबसे बड़ा चीज होता है। गुरु के पास में चपरासी से लेकर राज्यपाल तक के बच्चे आते हैं, और वो सबसे बड़ा स्थान है जो समाज को बदल सकता है। वही दिमाग में बैठ गया आपके? मैं गुरु ही होगा। और जब उन्होंने ऑफर किया तो मैंने 1100 रुपए में ज्वाइन किया, पार्ट टाइम लेक्चरर। मेरे पिताजी गुस्सा 150 लोग काम करते थे मेरे वहाँ। उस समय पिताजी पहले गरीबी से उठे थे, लेकिन उनका बिजनेस अच्छा चला और वो शिखर पे थे उस समय। वो मुझसे नाराज हुए। 2 कार थी उनके पास, दोनों ड्राइवर को बुलाया और बोले तुमको कितना देते हैं? उनका पंडित जी आप 2-2 हज़ार रुपये देते हैं। बोले मैं अपने ड्राइवर को 2000 दे रहा हूँ, मेरा लड़का 1100 पा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा। उनका सीख था मेरे लिए, प्यार भी था, और एक उनका भाव था कि मैं भी बिजनेस करूँ। लेकिन वो मुझे लगा मेरे लिए एक प्रेरणा भी थी। चुनौती तो नहीं कहूँगा मैं उसी दिन से अपनी साइकिल जो मेरे पास थी, उसी से मैं यात्रा शुरू कर दिया आपने? मैंने ना स्कूटर ना कार ना का इस्तेमाल नहीं किया टीचर बनने तक। और जब स्कॉलरशिप मिली तो 3500 रुपये का मैंने LML वो बजाज सुपर मैंने ख़रीदा था, आज भी मुझे याद है। उसके बाद जब फिर तनख्वाह हुआ तब मैंने बजाज
की वो गाड़ी ली थी जी। पर, और लेकिन बाद में फिर सब कुछ हुआ ठीक। मैं लेक्चर से जल्दी से परमानेंट लेक्चर हुआ, फिर रीडर हुआ, रीडर जल्दी से कैडर में प्रोफेसर का सिलेक्शन हो गया। क्या दिनेश शर्मा जी की जो किस्मत रही है वो दिनेश शर्मा जी से अलग पैरेलल चल रही थी? देखो, किस्मत नहीं, जी, मेरे माता पिता का आशीर्वाद नहीं, मैं सानिध्य था जी। मेरे में एक चीज था, जो निश्चय कर लेता हूँ वो करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि पहले मैं निर्णय करता हूँ, परिणाम को मैं अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, प्रोफेसर बने, प्रोफेसर से मेयर बन गए, मेयर से आप उप मुख्यमंत्री बन गए, मतलब आपकी किस्मत अलग पैरेलल चल रही थी। जो आप करना चाह रहे थे, किस्मत उसके साथ होती है जिसको अपने पर विश्वास होता है, और जो अपने लक्ष्य की ओर सीधे तौर पर चलता है और लक्ष्य से भटकाव नहीं होता, उसका ठहराव होता है, वो सफल होता है। और मैंने जीवन में केवल एक सूत्र बांधा है कि कोई काम असंभव नहीं है। कोई राजनीतिक लालसा? देखिए, कुछ तो आपने भविष्य अपना देखा होगा। राजनीति में कोई आता है तो वो साधु नहीं होता है, और वो कोई ना कोई लालसा लेकर आता है। एक ही लालसा, मानवीय प्रवृत्ति है, एक ही लालसा है, कोई मुझ पर लांछन न लगे, कोई मेरे पीठ पीछे कोई मुझे गाली न दे, कोई मेरी आलोचना न करे, और किसी से मेरा अहित ना हो जाए, मेरा कोई दुश्मन ना है, लोग अपना दुश्मन मुझे ना बांट बैठे। यही सोचता हमेशा चलता हूँ। जिस शिखर पर भी पहुंचूं, मैं वर्तमान से संतुष्ट रहता हूँ, भविष्य के प्रति आशंकित नहीं रहता हूँ, और पिछली चीजों को याद करके भाव विभोरित भी नहीं होता हूँ। हम पिछली स्वर्णिम चीजों को याद रखता हूँ कि इसमें मुझे आत्मबल मिलता रहे, और भविष्य के अच्छे सपने अगर आदमी नहीं देखेगा तो कैसे बढ़ेगा। लेकिन मैं वर्तमान से हमेशा संतुष्ट रहता हूँ, ये कोशिश करता हूँ अगर मेरा वर्तमान अच्छा है तो मेरा भविष्य भी अच्छा होगा। जो भगवान ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा दिया है, और अब मुझे उससे अच्छा मांगने के लिए भगवान से मांगना नहीं है, लेकिन ईश्वर पर श्रद्धा, बड़ों का सम्मान और अपने साथियों पर विश्वास, ये आपकी सफलता की कुंजी है। अटल जी का आपके प्रति अगाध प्रेम रहा। हमें लगता है अटल जी लखनऊ में आए हो और आसपास दिनेश शर्मा ना हो, ऐसी तस्वीरें बहुत कम होती रही। आखिरी भाषण का वाक्य अटल जी का, उसके बाद उन्होंने सभा नहीं की पूरे देश में। पहले मेरे लिए आए थे कपूरथला पे, और मुझे याद है कि वो 103 से भी ऊपर बुखार था उनको। अच्छा। और मनीष शिव कुमार जी जो उनके निजी सहायक थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, मना करो अटल जी को, अटल जी ने आपसे वादा किया था आपके लिए सभा करेंगे पहला चुनाव में, तो आएंगे, अब मना करो उनको। लालजी टंडन जी वरिष्ठ नेता थे यहाँ के, उन्होंने कहा भैया मना करो अटल जी को। तो मैंने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा नहीं, तुमसे वादा है डॉक्टर, मैं आऊँगा। धीरे 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 चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुँचे, और एक दो शब्द का बोलना उनका पूरा फैल जाता है। बिल्कुल। पहले ही बोले मैं इसमें अपने आप को देखता हूँ, बोलो और बोलो। और फिर मुझे आधा घंटा बुलवाया उन्होंने, खड़े होके भाषण कराया, और बाद में आके कहा कि ये ऊपर का बोले, लोगों ने कहा हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी ऐसा हो, तो बोले ये घुटने में धीरे धीरे चलने वाला नहीं हो, तेज से चलने वाला नौजवान हो, मेरी तरफ इशारा करके। हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि यही मैं, तुम अटल को देख रहे हो ना, मेरा अटल भाव इसमें समाहित है। प्रेरणा वाक्य थे आपके और मेरे लिए तो था, लेकिन पब्लिक में कैसे फैलता है कि अटल जी इनके बारे में ये सोचते हैं। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अटल जी अटल बिहारी जैसा हो, तो उनका अटल बिहारी जैसा क्यों हो, तो बोले आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। अटल जी ने वही बात पकड़ ली। एक कार्यकर्ता थी संध्या या साधना ऐसे करके थी, बालागंज की, तो बड़ी जोर से चिल्ला के नारा लगाते थे। तो उनका क्यों अच्छा लग रहा हूँ, बोले कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। तो अटल जी ने नीचे उस दिन पैजामा पहन के आए थे। अच्छा। बोले अगर मैं पैजामा ना पहनूं तो, अरे अटल जी बहुत खराब लगेगा। तो उनका यही कहने के लिए आया हूँ, ऊपर का कुर्ता यानी लोकसभा दे दिया है, नीचे का पैजामा नगर निगम दिनेश शर्मा खड़ा है, ये मुझे चाहिए। फिर मैं जहाँ जाता था मैं प्रणाम करता तो लोग, अरे साहब आप तो अटल जी का पैजामा हो। पहला चुनाव, फिर दूसरे चुनाव में अटल जी बीमार थे, मैं लड़ना नहीं चाहता था चुनाव। अच्छा। मानिक कलराज मिश्र जी और तमाम नेताओं ने मुझे जोर देकर कहा कि आपको लड़ना है चुनाव। और उस समय था कि 9 सीटों में से 8 सीटें हम हार गए थे। 3 या 4 सीटों पर हमारी जमानत जब्त हो गई थी बीजेपी का। उस समय खराब समय दौर था। हाँ, दौर था। तो अटल जी बीमार थे, तो ये था कि अटल जी के रहते सीट नहीं हारना चाहिए। तो सबने कहा कि आपको लड़ना है। पार्टी का जो आदेश मैंने माना, लेकिन मैंने निश्चय किया कि किसी नेता की सभा नहीं कराऊंगा, क्योंकि अटल जी नहीं है तो अब किसी की सभा नहीं होगी, कार्यालय नहीं खोलूंगा।
8 बजे के बाद प्रचार नहीं करूंगा और जो है किसी से चंदा नहीं लूंगा, 2 गाड़ी से ऊपर नहीं चलूंगा, पोस्टर बैनर झंडा कुछ नहीं लगाया, किसी को चाय नहीं पिलाई। अगर मेरे कार्यकाल में आप पूछिएगा, और ईश्वर की अनुकंपा थी कि सबका सहयोग मिला, अटल जी का आशीर्वाद। तो अटल जी का जो पजामा था जो कुर्ता बन गया, राज्यसभा सदस्य हैं आप तो वो उस समय जीता। हाँ। और विश्व का रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक में नाम आया। और आप जो अभी मुस्लिम वर्ग का कर रहे थे, उनके क्षेत्रों में भी जीत के आया। और अब एक इत्तेफाक था कि माननीय अटल जी के खिलाफ जो लोग लड़े थे पहले प्रत्याशी, उसमें से एक प्रत्याशी मेरे खिलाफ भी लड़े थे। देश जी आपका एक अलग व्यक्तित्व रहा है, लेकिन मैं आपसे ये समझना जरूर चाहूंगा, राजनीति में बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं कि पहले अटल जी के समय की जो राजनीति, क्योंकि आपने वो दौर देखा है, तो वो आपने देखा है दौर, बहुत जगहों पर हुआ है, बहुत जगहों पर नई अच्छी चीजें भी हुई है। लेकिन अब अटल जी से तुलना मैं समझता हूँ कि अब बहुत मुश्किल है होना बहुत सारी चीजों में। लेकिन मोदी जी ने उस परंपरा को, अटल परंपरा को कायम रखने की भरसक कोशिश भी की और कुछ चीजों में और बेहतर काम भी किया है। देश शर्मा जी अविवाहित रहना चाहते थे, लेकिन अचानक जिंदगी में ऐसा क्या हुआ? क्या वो अविवाहित रहने की प्रेरणा अटल जी से मिली थी, क्योंकि अटल जी के आप बहुत करीब थे, बहुत नजदीक थे? मुझे प्यार से लोग बोल देते तो कोई दिखवा जिसको बोलते ना, देखने के लिए कोई आता था तो मेरी माँ बायोडाटा रख लेती थी। 267 बायोडाटा उन्होंने रख रखे थे जी। 267 बायोडाटा। तो अच्छा। जो आता था कोई तो मेरे पिताजी कहते थे भैया ये अटल बंसी है, हाँ, शादी नहीं करेगा। मैं जमीन पर ही सोता था। अच्छा। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान करना, योग करना, पूजा करना, सारी पढ़ाई का पठन पाठन करना, एक क्रम अलग बना था। केवल एक मिल की सब्जी खाना, सादी रोटी बगैर घी के खाना। तो ये मैंने कठिन से कठिन समय में कैसे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, इसका पूरा अभ्यास मैंने किया था। और मेरे ये था कि कोई आगे पीछे नहीं होगा तो मैं गलत काम किसके लिए करूँगा, निश्चित रूप में सारा समय अपने राष्ट्र के लिए करूँगा। ये एक मेरे मन में बात भर गई थी। ठीक है। और अचानक लेकिन मेरे में एक था कि मेरी माँ जो कह दे वही ब्रह्म वाक्य है, पिता जो कह दे वो कभी टालना नहीं, एक मेरे में स्वाभाविक गुण था। और माँ भी जानती थी कि मैं इसको शादी के लिए बाध्य नहीं करूँगी। अचानक पिताजी की तबीयत खराब हुई। मेरे पिताजी एक कार्यक्रम करते हैं हर साल एक दिन, तो पूरा कुटुंब आके इकट्ठा होता है, जितने रिश्तेदार हैं, पूरा परिवार, कोई कहता आपने मुझे त्योहार में साड़ी नहीं दी, कोई कहेगा आपने मिठाई नहीं भेजी थी, कोई आपने फोन नहीं किया था, अरे देखने नहीं आए थे। ये सारा ग्रीवांसेस होते हैं, बाद में सब मिलकर खाना खाते, कार्यक्रम होता है। ठीक है। पिताजी बिस्तर पर थे और अम्मा एकदम दुखी थी, लेकिन कार्यक्रम पिताजी का था तो इसलिए किया। और उसी में किसी ने कहा अम्मा बेटी की शादी नहीं करोगे, पिताजी की इतनी तबीयत खराब है। 1 तारीख का कार्यक्रम, उनका 16 तारीख को शादी करेंगे। पता नहीं कहाँ से मुंह निकला अचानक। दूसरे दिन ये दैनिक जागरण और तमाम अखबार, उसमें सहारा टीवी चलता था। उसने पता नहीं कहाँ से मेरी साफा पहने हुए फोटो, किसी कार्यक्रम में रहे होंगे, साफा पहने हुए फोटो लिखा दिया कि मेयर बनेंगे दूल्हा। एक डॉक्यूमेंट्री आधे घंटे की निकाली, मोस्ट वांटेड दूल्हा। उस समय मेयर थे आप? मैं मेयर था। अच्छा, उस समय मेयर थे। हाँ। अब 16 तारीख को शादी होगी, अम्मा ने बोल दिया तो होगी। कहाँ होगी पता नहीं। 267 में से 6 छाटे गए। अच्छा, बायोडाटा छाटे गए। 6 में ये हुआ कि 30 साल की उम्र के बाद में जन्म पत्र नहीं मिलाई जाती है, हिंदू शास्त्रों में इसका वर्णन है। उसमें होता है कि जो आपका मंदिर हो, आपके इष्ट देव हो, उनमें जो बड़े बुजुर्ग पर्ची निकाल लें वही शादी हो जाती है। अब कहाँ हो, तो 267 में से 6 छांटा गया। एक जज है, तो एक IAS है, तो एक डॉक्टर है मेडिकल, तो एक पॉलिटिशियन है, वो मेयर और सांसद दोनों रहे, और एक यही IIM में अध्यापन कर रहे थे। और ऐसे 6 बायोडाटा छटे। अब 6 पर्चियां लुटी, 6 में अम्मा ने जो उठाया। अब शादी की बात कहीं और काफी आगे बढ़ चुकी थी। अच्छा, कहीं और बात मेरे बड़े वरिष्ठ राजनेता ने कहा था, मैं उनको बहुत मानता था जी, तो आगे बढ़ चुकी थी। अब बात कहाँ होना है, और पर्ची जो आई वो पिताजी ने भी वही उठाया और माँ ने भी वही उठाया, जहाँ मेरी शादी हुई है। अब ये हुआ कि भाई इन लोगों को तो हम लोग 5 साल पहले मना कर चुके हैं, तो पता इनका पता भी नहीं है अपने पास। फिर ये हुआ कि भाई बहन, भाभी और बहनों सब मिलके 15 लोग फिर से पर्ची लुटाएंगे। अच्छा। अब पर्ची लुटाई, 15 में से 13 वही पर्ची आई जहाँ मेरा विवाह हुआ। अब उनको फोन किया गया
तो उस दिन 9 तारीख थी, करते करते तो 16 तारीख को शादी होनी, 15 तारीख को उधर पता भी नहीं कि कुछ यहाँ कुछ चल रहा है। हमको पता ना उनको पता। अच्छा, यहाँ पर्ची उछाली जा रही है। 9 तारीख को जब तक अखबार रोल लिख रहा था, समाचार पत्र लोग लिख रहे थे कि मेयर साहब की शादी में, कहाँ है शादी पता ही नहीं। रोज किसी नए व्यक्ति से मेरी शादी अखबारों में आ जाती थी, यहाँ हो सकता है। तो अचानक उस दिन फिर जब इनके हुआ तो मेरी श्रीमती जी को जो लेके आए थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने नंबर दिया। तो वो लोग गुजरात में रहते थे, ये उत्तर प्रदेश से गए थे जी। तो उनके भाई की शादी थी उस दिन। तो उनसे पूछा भाई से कि क्या आप 16 को कर सकते हो, 15 को तिलक? उनका हाँ कर लेंगे। बेचारे कपड़ा भी नहीं सिलवा पाए किसी का। ये हुआ था कि आप केवल आ जाओ बस, और 2 रुपए भी खर्च नहीं करना है किसी को, कोई नेक भी नहीं करना है, इसी साधारण शादी होगी। हम लोग भी थे कि 10, 20, 25, 50 लोग हो जाएंगे, शादी हो जाएगा। माननीय कलराज मिश्र जी हमारे अभिभावक की तरह है। उनसे लोग मिले तो किसी टीवी चैनल ने कहा कि डॉक्टर साहब की हो रही है, और आप उनके बेटे की भी थी। अच्छा, 14 को उनके बेटे की शादी थी कालविन तालुकेदार पे, तो बहुत बड़ा इंतजाम था। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे, मेरा ये भी बेटा है, दिनेश भी मेरा बेटा ही है, कैसे नहीं मानेगा वो, कैसे उसकी भी वहीं पे करेंगे हम। अच्छा ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया कि करेंगे वहां पर। तो 14 को शादी उनके बेटे की थी, वही मंडप और वही सब सजा। अच्छा, वही उसी का प्रयोग हुआ। वो 15 को वहीं पे लोग आए, कार्ड कहीं नहीं दिया, न्योता कहीं नहीं दिया, फोन कहीं नहीं किया, और आप मानकर चलो कि 20 से 25 हजार लोग वहां 20 से 25 हजार लोग बगैर निमंत्रण के। और ये एक ऐसा अवसर था कि वहाँ इमाम साहब भी थे, नदवा के मुल्ला साहब भी, मौलवी साहब भी थे, तो शंकराचार्य। ये आपका प्रेम था, ये आपका अगर मायावती जी के वहाँ से सारे लोग थे, तो मुलायम सिंह जी के वहाँ से सारे लोग पहले से थे, तो कल्याण सिंह जी स्वागत कर रहे थे, तो कांग्रेस के प्रमोद जी भी, उसमें रीता जी थी, ये लोग भी अगवानी कर रहे थे लोगों का। तो एक व्यक्तिगत संबंध जो हुआ करते हैं राजनीति में, वो दलीय संबंधों से आंतरिक रूप में कहीं बेहतर होता है। 30 सेकंड में क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जो छवि बदली, इमेज बदली, चाहे वो अपराधी जिलों की पहचान अपराधियों के नाम से हुआ करती थी, उसमें भी दिनेश शर्मा का एक बड़ा योगदान है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो नकल, ठेका उठना, जैसे कि आप बता रहे हैं। देखिए, पार्टी का ही योगदान होता है। पार्टी जो डिसीजन लेती है, उसकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसके अनुसार लोगों को काम करना होता है। आइडिया तो इंसान का होता है ना, आइडिया तो उस बड़े चेहरे का होता है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री का योगदान ज्यादा रहा होगा, प्रधानमंत्री का उससे ज्यादा रहा होगा, और हमारे सारे मंत्रियों का और रहा होगा। उसके बाद सबसे आखिर में मेरा रहा होगा। मेरा एक वाक्य था, जहां पर कम वहां पर हम। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के नेता सदन थे, और मैं माननीय विधान परिषद का नेता सदन था। वहां पे हम 7 लोग थे और विपक्षी 93 थे। लेकिन सारा मेरा जो प्रस्ताव होता था वो पारित होता था वहां पर बगैर किसी मतभेद के। हाँ, सब होता था, पास हुआ, पूरे 5 साल पास हुआ, कोई कटुता नहीं आई, कोई कट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो टू द पॉइंट में दिनेश शर्मा के साथ आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।